भारती की सालगिरह का जश्न जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। दोस्तों, वो घड़ी आ गई जिसका हम सभी को इंतजार था। विविध भारती के स्टूडियो में इस वक्त रेणुका शहाणे मौजूद हैं और आज 68 बरस पूरे कर रही है विविध भारती। सबसे पहले रेणुका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। बताइए कि विविध भारती में आकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो पुराने दिन हैं वो सबको सुनहरे दिन लगते हैं और यहाँ पर आके एक जैसे पुराने दिन मेरे मन पटल में मुझे देखने को मिल रहे हैं, महसूस करने को मिल रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि इस जश्न में आपने मुझे शामिल किया। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए विविध भारती बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और जो कमाल हमारी ज़िंदगी में विविध भारती ने लाया वो उसका मैं मतलब महत्व बयान नहीं कर सकती, इतना बड़ा है। क्योंकि हम तक उस ज़माने में जब साधन बिल्कुल बाकी के नहीं थे तब विविध भारती के ज़रिए हमने इतना कुछ देखा, सीखा, समझा सिर्फ आवाज़ें सुनकर। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्व की बात है। क्या बात है। एक और महत्व का दिन भी है विविध भारती की सालगिरह के अलावा। अक्टूबर का जो पहला फ्राइडे है वो वर्ल्ड स्माइल डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो मुस्कान दिवस है ये भी मौका है, विविध भारती की सालगिरह भी मौका है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस विशेष दिन एक ऐसी हस्ती को बुलाया जाए जिसकी स्माइल बहुत 1000 वॉट की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि विविध भारती ने भी सदा मुस्कानें बांटने का काम किया है, लोगों को एक मधुर यादें बनाने का काम किया है। तो आज के इस कार्यक्रम का जो पहला गाना आपने चुना है जी, वो मुस्कानें बांटने वाला गाना है। बिल्कुल, और मेरे जीवन का ये मोटो है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने कार्यक्रम की शुरुआत इसी से हो। क्या बात है। शैलेंद्र जी का ये गाना, फिल्म का नाम है अनाड़ी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
सालगिरह का जश्न जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। भाई विविध भारती की सालगिरह का जश्न रेणुका जी के साथ हम मना रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं और बातें ये हो रही थी कि रेडियो ने, विविध भारती ने मुस्कानें बांटी हैं और मैंने कहा कि आज वर्ल्ड स्माइल डे है तो हम जो है विविध भारती डे और स्माइल डे साथ साथ मना रहे हैं। वाह 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 बहुत अच्छा संगम है ये तो। बिल्कुल। अपने बचपन, अपनी किशोरावस्था में विविध भारती सुनने की किस तरह की यादें हैं वो बांटिए। मेरे ख्याल से हमारे घर पे विविध भारती तो चलता रहता था जी। तो वो एक ऐसी आवाज थी हमारे जो परिजन हैं उनके अलावा, हाँ। जो ऐसा लगता था कि हमारे घर के ही सदस्य हैं सब। और वो गाने जो आमतौर पे हम कहाँ पर फिल्में इतनी ज्यादा देख पाते थे जी। तो सारे गाने, क्योंकि गानों का बचपन से शौक था मुझे, तो वो सुनना बड़ा अच्छा लगता था। फिर अनेक कार्यक्रम जैसे हवा महल था तो उसमें कहानियां सुनना अच्छा लगता था। तो एक तरह के मतलब घर का ही एक सदस्य कहा जाए, इस तरह की बात थी। और मेरे लिए तो व्यवसाय में भी उसका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो सारा जो मैंने सीखा अपने आप ही सुनते सुनते जी। वो जब मैंने अंताक्षरी किया तो उसमें बहुत काम आया। बिल्कुल सही है। आपने देखिए हवा महल का नाम लिया ना, तो हवा महल की सिग्नेचर ट्यून याद है? देखिए ये है वो सिग्नेचर ट्यून, सुनवाते हैं आप। जी जी। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। सोचिए कि ये क्या बहुत ही बढ़िया। एकदम पुराने जमाने में पहुंच बिल्कुल पहुंच गई मैं। और रात के समय आता था वो कार्यक्रम। बिल्कुल। तो एकदम मतलब हम जैसे उसके बाद तो हम सो ही जाते थे। ये आदेश होता था। बिल्कुल हाँ, वो लास्ट कार्यक्रम था जो हम सुन पाते थे, उसके बाद सोना होता था। अपनी मम्मी के बारे में बताइए, जो बहुत बड़ी लेखिका और संस्कृति कर्मी हैं। मेरी उनसे मुलाकात रही, मुझे याद है कि एक कार्यक्रम में मैं उनसे मिला तो मैंने कहा आपकी आत्मकथा तो मराठी में है, तो उन्होंने कहा कि तो आप ट्रांसलेट कर लो हिंदी में। हाँ, उनका जीवन को देखने का नजरिया बहुत अलग है और उनमें जो आधुनिकता और जो परंपरा है उसका एक बहुत अच्छा मेल है। तो मेरे बचपन में मुझे ये दोनों चीजें मिली उनसे विरासत में, कि आधुनिक जो भी है उसके लिए अपने आप को, अपने मन को खुला रखना, लेकिन अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे अपनी माताजी से मिला। दूसरी बात, वो चूंकि लेखिका है और समीक्षिका भी है, तो समीक्षक होने के नाते हम जब भी कोई भी चीज देखते थे, कला की बातें तो होती थी घर पे, उन्होंने हमको बहुत ज्यादा एक्सपोज किया था नाटक को लेकर, या वास्तुशिल्प हो या वास्तुकला हो, कोई भी ऐसी कला हमको हमेशा वो लेके जाती थी एग्जीबिशंस में वगैरह, ताकि हमको पता चले। शास्त्रीय नृत्य हो, शास्त्रीय गायन हो। तो लेकिन जब भी हम वापस घर आते थे तो वो सवाल हमेशा हमसे ये पूछती थी कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। क्या बात है। मतलब क्या कम अच्छा लगा, बुरा तो नहीं। बिल्कुल। तो वो जो एक समीक्षक की दृष्टि होती है ना, वो बचपन से ही हमको मिली। और एक ये भी आत्मविश्वास मिला कि हम सवाल पूछ सकते हैं, हम अपने जो भी ओपिनियंस हैं वो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रोक के हम बड़ों के सामने भी रख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। आपने पढ़ाई जो की है वो एक बड़े महत्वपूर्ण विषय की की है। मजे मजे में बोलूं तो कहेंगे कि बड़े खतरनाक विषय की क्योंकि हाँ, मनुष्य जैसा खतरनाक प्राणी तो है ही नहीं। साइकोलॉजी की पढ़ाई आपने की है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरफ रुझान कैसे हुआ था? मेरा रुझान असल में जब पढ़ाई 10वीं की हो गई थी तो कॉलेज में जब मेरी मतलब पहला साल था, तभी मुझे साइकोलॉजी ये विषय बहुत अच्छा लगा।
हालांकि उसके साथ साथ मुझे इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट था। इकोनॉमिक्स में भी मैं बहुत अच्छा पढ़ती थी, तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बहुत चाहते थे कि मैं इकोनॉमी पे मतलब अभ्यास करूं और कंटिन्यू करूं इकोनॉमिक्स। लेकिन मुझे लगा कि मानस शास्त्र जो है वो मेरा शास्त्र है और मुझे उसमें ज़्यादा गहरे में जाना है। और उसमें मैंने फिर बाद में बीए के बाद में क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया जी। तो उसमें सबसे ज्यादा मुझे अच्छा ये लगा कि हमारी प्रैक्टिकल्स होती थी जेजे हॉस्पिटल में, जहां पर जो रुग्ण थे मनोरुग्ण, उनके साथ हमको मतलब उनका थेरेपी के लिए जो भी गाइडेंस था या डायग्नोसिस था वो हमको करना पड़ता था एक स्टूडेंट लेवल पे जी। तो वो जो एक जीवन दर्शन था मेरे लिए जी, और उसकी वजह से जो मैंने आत्म परीक्षण किया है खुद के बारे में, वो मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि जब हम अपने आप को पहले समझते हैं तो दुनिया को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहली सीढ़ी उसकी अपने आप को समझना ये थी। और वो अब तो एक लेखक के तौर पे, एक निर्देशक के तौर पे, एक अभिनेत्री के तौर पे, सभी चीज़ों में किसी भी सिचुएशन को जज करने में इन सारी चीज़ों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात है। तो देखिए पढ़ाई जो है वो कितना महत्वपूर्ण आधार बन जाती है। आपको एक बात बताऊं कि विविध भारती का एक फेसबुक पेज है और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं और आपकी ये जो बातें हैं इसके कुछ अंश हमारे फेसबुक पेज पर लाइव भी जा रहे हैं। अरे वाह। और लोग आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। क्या बात है ना। इसके अलावा एक और बात है कि हमारे जो श्रोता हैं पूरे देश में कोने कोने में फैले हुए हैं। जब हमें फोन आते हैं तो हो सकता है कि कोई दुबई से कॉल कर ले, कोई यूरोप के किसी देश से कर ले, कोई त्रिपुरा में बैठा हमें सुन रहा है, कोई कश्मीर में सुन रहा है, कोई बढ़िया बात है ना ये। पूरा देश जो है वो वहां विविध भारती गूंजती है। हम इन सभी श्रोताओं से ये कहते हैं कि अभी 2 घंटे पहले हमने एक पोस्ट डाली थी जिसमें ये कहा था कि विविध भारती की स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें रेणुका जी मौजूद होंगी। उसमें आप कमेंट करके अपने सवाल लिख सकते हैं। कुछ चुने हुए सवाल हम रेणुका जी से पूछ लेंगे। और जो लाइव फीड है उसमें अगर आप सवाल पूछेंगे तो क्योंकि वो बहुत डायनेमिक होती है, लगातार ऊपर जाती रहती है, तो वहां से जरा सवाल खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टिल फोटो वाली पोस्ट पर आप करेंगे तो वहां से हम जरूर सवाल पूछेंगे। एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि विविध भारती की स्थापना हुई 3 अक्टूबर 1957 को। उस दिन दशहरा था जी। और अरे वाह। और कल दशहरा था। बिल्कुल है ना। जो पहला गीत गूंजा वो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार, साहित्यकार पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ, मन्ना डे का गाया हुआ, अनिल विश्वास का स्वरबद्ध किया हुआ गीत था। और वो गीत था ये। नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा, खोल कर सहस्र नयन, देख सघन गगन मगन, देख सरस स्वप्न जो के आज हुआ पूरा। नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा। विविध भारती की सालगिरह का जश्न जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग। विविध भारती की सालगिरह का जश्न और विविध भारती के स्टूडियो से लाइव रेणुका शहाणे। रेणुका जी, आप बता रही थी कि आपने साइकोलॉजी पढ़ी जी, तो फिर जिंदगी की राहें अभिनय की तरफ कैसे मुड़ गई? देखिए ना, कितना बड़ा इत्तेफाक हुआ मेरे साथ कि एमए करने के बाद मैंने सोचा था पीएचडी कर लूं और मेरा विषय चाइल्ड साइकोलॉजी होने वाला था। पर मैंने ये भी सोचा कि मैं लगातार पढ़ाई करती रही हूं, मैंने विषय भी बहुत जल्दी चुन लिया था, तो 1 साल का मैं एक ब्रेक, अंतराल लेना चाहती हूं पढ़ाई से, ताकि मैं थोड़ा सा जीवन का भी अनुभव ले सकूं कि
क्या करूं मैं, कौन से विषय में पीएचडी करूं, क्योंकि उसके बाद फिर 5 साल पीएचडी चलता। फिर उसके बाद आप हो जाती डॉक्टर रेणुका शाह। हाँ, जो नहीं हुई, पर ठीक है, कोई बात नहीं। पर जो हुआ वो भी कुछ कम हैरानी में डालने वाला नहीं था, क्योंकि उस ब्रेक में मुझे अजीज मिर्जा के यहाँ से एक कॉल आता है कि भाई हम सर्कस नाम की जो हमारी धारावाहिक है उसमें कास्टिंग कर रहे हैं एक किरदार का, तो आप आ जाइए। और आप तब तो मतलब स्क्रीन पे ऑडिशन नहीं लिए जाते थे, पढ़ लिया जाता था स्क्रिप्ट और फिर उससे तय किया जाता था कि ये अभिनय कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं अजीज अंकल के ऑफिस में गई और वहां जिस किरदार के लिए मुझे बुलाया गया था उसका स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं था वहां उस कमरे में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मरिया का जो किरदार है उसका पढ़ लीजिए और उससे हम तय करेंगे कि आप कर पाएंगे कि नहीं। तो मैंने मरिया का जो किरदार था, अजीज अंकल ने थोड़ा सा मुझे बैक स्टोरी उसकी बताई कि ये इस तरह की लड़की है, और मैंने वो सीन पढ़ा तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरा एक सीन पढ़वाया, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो इनफैक्ट मरिया के लिए ही आपको कास्ट करना चाहते हैं। लो जी। और वो था मुख्य किरदार, मतलब वो सर्कस में एक ट्रपीज आर्टिस्ट की बेटी होती है और उनका जो मतलब जो इमोशनल जो एस्पेक्ट था कि वो उनको हाइट राइट है और वो मतलब ट्रपीज पे चढ़ नहीं पाती, तो वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप थी उनकी और उनके पिताजी की। और जो शेखरन मतलब शाहरुख खान जी का रोल था, उनके बचपन की दोस्त का रोल था वो। हाँ। तो बहुत महत्वपूर्ण किरदार था। तो ये बिल्कुल मतलब ऐसे मेरे साथ हो गया कि ओवरनाइट हम ट्रैवल करके गोवा जा रहे थे, सर्कस में शूटिंग कर रहे थे, और उस पूरे दौर के बाद, सर्कस खत्म होने के बाद अजीज अंकल ने मुझसे पूछा कि अब क्या आपका प्लानिंग क्या होने वाला है। तो मैंने कहा बस मुंबई जाके फिर पीएचडी के बारे में सोचूंगी। तो अजीज अंकल ने कहा बिल्कुल भी नहीं, तुम अभिनेत्री बनो, मेरे ख्याल से तुम में वो बात है। हाँ। तो तुम ये मत, बहुत कम लोगों में ऐसा मैं देख पाता हूँ, तो तुम अपने आप में वो विश्वास डालो और कहो कि तुम अभिनेत्री हो। मैंने कहा लो जी ठीक है, मैंने कह दिया, लेकिन लोगों को भी तो मानना चाहिए। पर उसके बाद में जो पहली चीज मुझे आई वो था सुरभि का ऑडिशन जी। और मैंने अजीज अंकल को फोन करके बोला, मैंने कहा ये तो एंकरिंग है, ये एक्टिंग नहीं है, क्या करूं। अजीज अंकल ने कहा भाई सिद्धार्थ का बहुत अच्छे आदमी है, बहुत मतलब संजीदा उनका काम रहा है। हाँ। तो आप आंख मूंद के उनके पास ऑडिशन के लिए जाइए। तो मैंने ऑडिशन दी, जो बहुत ही मतलब इतनी बुरी ऑडिशन थी वो कि मुझे नहीं लगा था कि मेरा चयन होगा। जी। लेकिन वो वही बात कि भाई ऑडिशन करते समय, गलतियां करते समय मैं इतनी हंस रही थी कि उस हंसी की वजह से सिद्धार्थ जी की पत्नी गीता जी ने मुझे चुना और कहा कि नहीं नहीं, ये आपके लिए बड़ी अच्छी कॉन्ट्रास्ट लगेगी। तो इस तरह से मुझे सिर्फ सुरभि मिला, और फिर उसके बाद में फिर मैंने वापस मुड़ के पीएचडी की तरफ नहीं देखा। क्या बात है। लेकिन ये अच्छा कॉम्बिनेशन था, एक गंभीर एंकर के साथ में एक 1000 वॉट स्माइल वाली एंकर, तो ये बहुत बढ़िया था। हाँ, वो गीता जी की मतलब दृष्टि थी। हाँ। बिकॉज सिद्धार्थ जी नहीं चाहते थे इतनी चुलबुली कोई उनके साथ हो एंकर। हाँ। लेकिन गीता जी को लगा कि ये एक, उस समय हम पूरा सुरभि में मैं नहीं हुआ करती थी, सिर्फ एक सवाल जवाब का सेक्शन था जिसमें मैं सवाल पूछती थी और जवाब के लिए भी आती थी। तो उसके लिए गीता जी को लगा कि नहीं, ये कनेक्ट बहुत अच्छी तरीके से करेगी, तो इसलिए मेरा चयन हुआ और फिर हमने 10 साल सुरभि किया। क्या बात है। और सोचिए कि उसके जरिए आपकी कितनी बुलंद पहचान बन गई। मुझे याद है कि एक फिल्म के प्रीमियर पर आप बैठी थी हॉल में, और मैं देख रहा था कि हर व्यक्ति आके कह रहा था आपने सुरभि किया था, आप बचपन की यादें हैं। बिल्कुल, तमाम लोग, और मैं थोड़ी दूरी खड़ा था और आप सबको मुस्कुरा के जवाब दे रही थी। फिर विविध भारती में जब आप आई तो मुझे लगता है 1 लाख लोगों ने ये बात बोली।
कि हम सुरभि में आपको देखते ये कितनी बड़ी बात है कि आप उन सब का, जैसे विविध भारती मेरे लिए नॉस्टैल्जिया की बात है, और नॉस्टैल्जिया जैसे मैंने कहा सुनहरे साल, बिल्कुल। तो सुरभि कई ऐसी जनरेशंस का सुनहरा काल था, और वो जब आज बड़े बड़े पोजीशंस में मुझे मिलते हैं और कहते हैं भाई आपकी जनरल नॉलेज का जो शो था, हाँ। या जो कला और संस्कृति का शो था, उससे हमें इतना कुछ मिला कि हम बता नहीं सकते। तो वो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। एकदम, वो भी सुनहरे पल हैं। मैं अभी देख रहा था कि हमारे श्रोताओं ने किस तरह के सवाल पूछे, क्योंकि कई बार बड़े टेढ़े खतरनाक सवाल भी आते हैं। तो एक श्रोता है जो ये पूछती हैं कि रेणुका जी ये कैसे पहचानती हैं कि कोई सच बोल रहा है या झूठ? नहीं, बोलने का तो क्या है कि हम सब झूठ बोलते हैं। कोई पूरा सत्य तो बोलता नहीं है, क्योंकि हम सब अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। और आजकल के समाज माध्यम के जमाने में तो और भी ज्यादा, कि हमारी जो सोशल लाइफ है वो इतनी परफेक्ट दिखती है, जो कि होती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका आचरण कैसा है उस पे आधारित होता है कि आप सत्य कितना बोल रहे हैं और झूठ कितना बोल रहे हैं। क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर हो तो फिर पता तुरंत ही लग जाता है कि आपने मतलब क्या बोला और क्या आप कर रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा निरीक्षण का विषय है कि आप तुरंत ही नहीं पहचान सकते। ये तो कोई नहीं पहचान सकता, सिर्फ अपने जिनकी सिद्धि बहुत ज्यादा है, ऐसे जो गुरु हैं वो पहचान पाते हैं। पर अपना मन तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अपने आप को ही पढ़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है, तो दूसरों का तो क्या कहें। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कॉलेज के जमाने में भी फिल्मों से किस तरह का कनेक्ट रहा था, और कहाँ कौन सी देखी फिल्में याद है आपको? अरे ये तो बड़ा फनी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो बहुत ज्यादा फिल्मों की फैन नहीं थी। हाँ। तो हमको बहुत ज्यादा इजाजत नहीं मिलती थी फिल्में देखने के लिए जी। तो हमने बहुत सारे, मतलब जैसे सोवियत फिल्में देखी, आइजनस्टाइन की बैटलशिप पोटेम्किन वगैरह, वो जो वर्ल्ड सिनेमा वाली बातें हैं, वो सब उस टाइप की फिल्में जरूर हमको दिखाई जाती थी। लेकिन जो मतलब मसाला फिल्में जिसे कहते हैं, जो सभी एंजॉय करते थे बचपन में, हाँ। उनको देखने का जो जिम्मेदारी थी हमको दिखाने की, वो मेरी मासी की थी। तो मैं मासी के साथ बहुत सारी फिल्में देख चुके। वाह। जैसे कालीचरण है, फिर एक सफारी नाम की फिल्म थी जो बच्चों की थी। तो मुझे याद है हम थिएटर में देखने गए, और मेरे कजिन ने मतलब बहुत तब लगता था कि जो पर्दे पे चल रहा है वो बिल्कुल असल है और बिल्कुल रियल है। तो इतने इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने विलन से कहा कि नहीं मत मारो इतनी बुलंद आवाज में, कि सारे हमको देखने लगे। तो ये सारी जैसी चीजें थी। और बचपन में मुझे याद है हमने मेरे फादर नेवी में थे, तो हमने INS विक्रांत पे शोले देखी। फिर हर सैटरडे हमको फिल्म दिखाई जाती थी, तो उसमें शर्मिली फिल्म देखी। मुझे वो बड़ी याद है, बिकॉज मुझे शशि कपूर जी और राखी जी बहुत पसंद हैं। तो और एक किस्सा ये था कि दिलीप कुमार साहब की गेटी गैलेक्सी में अपना ये चल रहा था फेस्टिवल, उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का। तो आजाद, फिर और यहूदी वगैरह, ये सारी फिल्में उस समय दिखाई गई, और मधुमती भी दिखाई गई। तो मेरी मासी मुझे लेके जाती थी ये सारी फिल्में देखने। तो उसमें मधुमती के लिए हमारे घर में बड़ी मतलब जंग मची थी। क्योंकि मधुमती एडल्ट फिल्म थी। हम अभी सोच नहीं सकते क्योंकि ऐसा कुछ उसमें था नहीं, लेकिन वो जो पुनर्जन्म और वो वापस आने वाली वैजंती माला वगैरह, वो उस वक्त के सेंसर बोर्ड को लगा कि ये लोगों को बड़ा मतलब शॉक दे सकती है बच्चों को, तो इसलिए एडल्ट फिल्म थी। और मेरी माँ तो मतलब सत्यवादी, तो उन्होंने कहा नहीं रेणुका जा नहीं सकती क्योंकि वो 16 साल की है। तो मासी ने कहा नहीं, पर दिखती नहीं है, वो थोड़ी सी बड़ी दिखती है। फाइनली फिर ये कॉम्प्रोमाइज हुआ। आई ने कहा मासी से कि भाई अगर कोई उसको रोकेगा कि ये 16 साल की लग रही है या छोटी लग रही है, तो फिर आप वापस आओगे। अगर कोई नहीं रोकता
तो फिर ठीक है, आप देख सकते हैं। तो उस तरह से मैंने मधुमती देखी। क्या बात है, क्या बात है। और सोचिए कि मधुमती अडल्ट फिल्म थी, ये तो महत्वपूर्ण बात हो गई है। आश्चर्य अब की सोचिए, आपने नाम लिया मधुमती का, याद है विविध भारती पर कैसे लोग फरमाइशों की चिट्ठियां भेजते थे। बिल्कुल। और हफ्तों इंतजार करते थे कि ये जो गाना, गाना नाम बजे। के साथ तो ना। आइए अब सुनते हैं मधुमती फिल्म का गीत। इसकी फरमाइश की है दादर से रेणुका शाहानी ने। पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। मंतर फेरूं कोमल काया, छोड़ के जा रे छू जा रे जा रे जा रे। पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। विविध भारती की सालगिरह का जश्न जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। विविध भारती की सालगिरह का जश्न रेणुका शहाणे के संग, और उन्होंने शोले की बात की थी। शायद मुझे पहले से पता था कि शोले उनको बड़ी पसंद रही है, इसलिए इस कार्यक्रम का आगाज मैंने इस संगीत के साथ किया था जो शोले का टाइटल म्यूजिक है। तो शोले देखने का भी एक मजेदार अनुभव, बीटी गैलेक्सी वाला। अच्छा, पे विक्रांत पे मैंने देखी थी वो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या नेवी डे हुआ करता था जब हम सब परिवार विक्रांत पे जाते थे जी, तो उस समय वो दिखाई गई थी वहां पर। वाह, तो ये कितने अद्भुत दिन हो जाते हैं। बिल्कुल। कुछ सुरभि चल रहा था और आपने बताया कि 10 साल तक ये यात्रा जारी रही। इस यात्रा के कुछ यादगार पल हमारे साथ बांटिए, शूट से जुड़ी हुई कुछ मजेदार बातें। बिल्कुल, मतलब हमारा तो बेसिकली हमारी जो शूटिंग हुआ करती थी वो एक वीडियो वर्ल्ड नाम की जगह में खार में हुआ करती थी, स्टूडियो बेस थी। बहुत कम सिद्धार्थ जी और मैं बाहर जाते थे, क्योंकि जाते तो हमारे डायरेक्टर्स थे
वो कहानियां लेके आते थे, फिर हम उसका सिर्फ प्रेजेंटेशन करते थे, उनका इंट्रोडक्शन। पर कुछ जगह ऐसी थी, मतलब जैसे कि हमारे 100वें एपिसोड के लिए पहली बार हम स्टूडियो से बाहर गए जी, और हम फतेहपुर सीकरी में शूटिंग कर रहे थे। वाह वाह। और फतेहपुर सीकरी में इतना अच्छा, मतलब पहली बार मैंने एक्चुअली फतेहपुर सीकरी देखी, तो वही एक अनुभव अद्भुत था मेरे लिए। और उसपे मतलब हमको जो मॉब किया गया वहां पर, तो पहली बार हमको ये पता चला, जो पत्रों के द्वारा हमको पता चलता था स्टूडियो में बैठे बैठे, कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, बहुत पसंद कर रहे हैं हमको, हमारे कार्यक्रम को। तो वहां तो ऐसा हुआ कि हमारे साथ एक आध हवलदार थे सिक्योरिटी के लिए, और फिर अचानक जब लोगों को पता चला कि सुरभि वाले सिद्धार्थ जी और रेणुका यहाँ पर हैं, तो जो लोग आना शुरू हो गए वहां, और इतनी बड़ी मॉब, मतलब हमने सिर्फ ऐसा सुना था कि अरे राजेश खन्ना जी के बारे में ऐसा होता है, और को उस टाइप के कलाकारों के घर के बाहर लोग खड़े रहते हैं, और तो वो हमने एक्चुअली हमारे लिए देखा, और वो मेरे लिए, मतलब मैं तो उसको आज भी भुला नहीं सकती, क्योंकि वो पहला एक ये होता है, आप जब लोगों के मन से और मतलब आंखों से आपको पता चलता है कि आप उनको कितने पसंद हो, तो वो बहुत ही अलग एक अनुभव था हमारे लिए। और फिर एक अलग अलग, जो हमारे देश भर की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषाएं हैं, जो भी चीजें बहुत अच्छी हैं उस छोटे गांव कस्बों से, वो सब हमको मिली थी। और जैसे लोगों को पता नहीं था, वैसे हमको भी पता नहीं था। और असल में वो यात्रा जो हमारी ही थी, आश्चर्य की, अभिमान की, वो सब हम सिर्फ शेयर कर रहे थे लोगों के साथ। तो उस तहत हम इवन बाहर गए, मिस्र देश में गए। मुझे याद है मैं ऐसी ही मार्केट में घूम रही थी, और चूंकि मैंने साड़ी पहन रखी थी और बिंदी वगैरह पहन रखी थी, तो वहां के सारे इजिप्शियन मुझे पूछ रहे थे, अमिताभ बच्चन इंडिया, अमिताभ बच्चन। वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि वो इतने बड़े स्टार हैं वहां पर, तो वो मतलब जैसे कि भारत की पहचान ही हो गई थी अमिताभ बच्चन जी। तो हमको बहुत आनंद आया वहाँ पर, हमारा स्वागत बहुत अच्छे से हुआ मिस्र में। और साउथ अफ्रीका, अपना केन्या भी गए थे, मॉरिशस भी गए, मालदीव्स भी गए। तो बहुत सारा ऐसा हमको सीखने को मिला, और जो कनेक्शंस दुनिया भर की है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। कि हम सिर्फ डिफरेंसेस की बात करते हैं, लेकिन डिफरेंसेस विवाद पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये जो कनेक्टिविटी है और जो हम सब में एक ही जैसी चीजें हैं, उसको सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, और वो मुझे लगता है सुरभि ने किया। बिल्कुल, मुझे याद है कि एक एपिसोड था पातालकोट के बारे में जी। मध्य प्रदेश में एक जगह है, और जिंदगी की राहें ऐसी मुड़ी कि हम उस इलाके पहुंच गए और हम पातालकोट गए। अच्छा। और उसकी गहराई में उतरे, एक ट्रांजिस्टर लेके गए थे, और वो रविवार का दिन था, हम सब पिकनिक गए थे, और वहां पर विविध भारती लगाई, तो पंचम की जयमाला बज रही थी। ओहो कितना अद्भुत था। और हम इसलिए खुश थे कि ये वो जगह है जहां हम गए हैं जो सुरभि में फीचर हुई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा, मतलब हमने मध्य प्रदेश में तो बस्तर, फिर मांडू, बहुत सारा, महेश्वर, सारा कवर किया है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में, मतलब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था लद्दाख की गुड़गुड़ चाय। हाँ। तो वो मुझे पहला एपिसोड आज भी याद है सुरभि का। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नायाब चीजें हैं अपने देश की, जो बाकी के इलाकों को शायद पता ना हो, लेकिन सुरभि के द्वारा पता चली। बहुत ही सही कहा आपने। और आज भी कैसे हम लोग यादों की दुनिया में घूम रहे हैं, और याद कर रहे हैं कि कैसे इतना सांस्कृतिक ज्ञान उस शो से मिलता था, और आज भी इस तरह के शो की कितनी जरूरत महसूस होती है। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण बातों से विविध भारती भी लोगों को जोड़ता रहा है, और आज जो ये यादों की बारात निकली है जी तो फिर जो है ना, इस यादों की बारात को आगे बढ़ाया जाए। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है मेरे पास, लेकिन उसका जवाब इस गाने के बाद आपको देना है। एक श्रोता ये कहते हैं कि हुन हुंशी हुंशी लाल में गुजराती फिल्म में आपने कमाल का अभिनय किया था। थैंक यू। इसकी बात करते हैं इस गाने के बाद। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे,
दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के, प्यारे प्यारे संग हमारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। हो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होगे हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। विविध भारती का स्थापना दिवस जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना 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 धिक्ताना। वही रेणुका जी हुंशी लाल की बात बिल्कुल। कीजिए। अरे कितनी अच्छी मतलब याद है ये, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी जी। और वो भी एक ऐसी भाषा में जो मैं पूरी तरह से नहीं जानती थी। हालांकि हाँ। मुंबई में रह के आपको थोड़ा बहुत कान में गुजराती के बारे में पता होता है, आपने सुनी होती है। और मेरी बहुत सारी सहेलियां भी थी जो गुजराती थी, तो मैंने सुना है बचपन से गुजराती को। लेकिन फिर भी एक उसमें काम करना ये एक अलग चीज हो जाती है। और हुंशी लाल जब मुझे उसकी कहानी बताई गई तो मुझे बहुत सशक्त लगी। वो उसका जो वो कहना चाह रही थी फिल्म, वो एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। एनएफडीसी के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी और संजीव शाह द्वारा निर्देशित की गई थी जी। और उसमें मैंने परवीन का किरदार निभाया था जो दिलीप जोशी की हीरोइन है। वाह वाह वाह। और आधे से ज्यादा उस उम्र में ना उस फिल्म का मतलब पूरा जो सार था वो मुझे समझ में भी नहीं आया था। ओके। हाँ, मतलब पूरी तरह से जैसे आज मैं उसको देखती हूँ और मैं समझ पाती हूँ बहुत अच्छे से उसके जो राजनीतिक जो टोन्स हैं या जो भी है, उसको जो कहना है पूरी तरह से, वो मुझे ठीक तरह से तब समझ में नहीं आया था। लेकिन फिर भी पूरा भरोसा था कि हमारे निर्देशक हमसे काम करवाएंगे। और कुछ जैसे भाषा के बारे में कुछ चीजें जो मैंने शायद गलत बोली होंगी गुजराती में, क्योंकि मेरी भाषा नहीं है वो, पर दिलीप जोशी थे साथ में, मनोज जोशी थे, तो उन सब की वजह से वो बिल्कुल आसान हो गई चीज। और उसके गाने भी मतलब रजत ढोलकिया के थे, बहुत सारे गाने थे, बहुत खूबसूरत गाने हैं वो जी। और उस फिल्म का अनुभव काफी कमाल का था मेरे लिए। और ऐसा लगा ही नहीं एक्चुअली कि मतलब मैं पहली बार एक बड़े कैमरे को फेस कर रही हूँ वगैरह, इस तरह का कोई नहीं, क्योंकि हम सब ऐसे मतलब एक साथ ही एक उम्र के सब लोग एक साथ काम कर रहे थे, तो ऐसा लगा ही नहीं कि फिल्म की शूट हो रही है। हमने हंसी मजाक में वो फिल्म कर दी। क्या बात है। देखिए किसी श्रोता के जरिए ये बात जो है ये याद भी हमने दोहरा लिया। बिल्कुल। एक श्रोता ये लिख रही हैं कि मुझे सुरभि में आपकी पहनी हुई साड़ियां याद हैं। अरे वाह। क्रीम कलर की साड़ी, हरे रंग का बॉर्डर और एक काली सिल्क की साड़ी और सुनहरे जरी का काम।
देखिए कितनी बारीकी से देखते हैं लोग और याद भी रखते हैं, ये कितनी बहुत बहुत अच्छी बात है, आनंद देने वाली बात है ना? क्योंकि जब हमने शुरू की सुरभि का भी, जब हमने सोचा कि किस तरह से होना चाहिए उसका सूत्र संचालन, तब मुझसे गीता जी ने पूछा कि क्या पहनना चाहोगे तुम। और मुझे ना मतलब बचपन से ही साड़ियों का बहुत शौक है, तो मेरी आई को भी बहुत शौक है साड़ियों का, तो बहुत भंडार हमारे घर पे हमेशा साड़ियों का हुआ करता था। वो बहुत खादी की हाँ, हैंडलूम वाली, मतलब बिल्कुल कोई भी सिंथेटिक ऐसा कपड़ा नहीं हुआ करता था। तो गीता जी ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं साड़ी पहन लूं, क्योंकि मुझे साड़ियां बहुत पसंद है, और उसके साथ ज्वेलरी भी। उन्होंने कहा क्या पहन लोगी, मैंने कहा मेरे पास बहुत ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी बहुत है, तो मुझे वो भी पहनना पसंद है साड़ियों के साथ। तो वो कॉम्बिनेशन बन गया, और वो इतना हिट कॉम्बिनेशन बन गया, मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह से उसको एक सुरभि लुक के तहत उसको बोला जाएगा कि ये सुरभि लुक है। और काफ़ी सारी फिर जो मेरी हम उम्र लड़कियां थी या कॉलेज गोइंग या ऑफिस गोइंग लड़कियां थी, वो फिर वो उस लुक में जाया करती थी, और मुझे खत भी आते थे कि हम ये पहनते हैं और आपकी वजह से हम ये ज्वेलरी पहनते हैं वगैरह। तो ये तो स्वदेशी के जितने ज्यादा करीब हम जा सकें उस तरह का लुक हमने सोचा था। और एक अगर देखा जाए तो एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम दोनों नीचे बैठ के, गद्दे पे बैठ के हम सूत्र संचालन करते थे, जमीन पर बैठ के, बिल्कुल पालथी मोड़ के, बिल्कुल पालथी, और मतलब जमीन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, तो हमको जमीन पे बैठना ही चाहिए था। वाह क्या बात है। वैसे आज आपने जो साड़ी पहनी ये भी बड़ी सुंदर है। थैंक यू। ये बंगाल की है सिल्क साड़ी। क्या बात है। एक श्रोता लिख रही हैं कि सुरभि के दौरान हमने एक कार्ड भेजा था, और आपको और सिद्धार्थ जी के नाम, तो आपने साइन करके एक कार्ड वापस भेजा था, अच्छा, जो उन्होंने बरसों संभाल कर रखा था, अब गुम गया है, तो उनको याद आया। वो हार्दिक शुभकामनाओं वाला कार्ड हम दोनों साइन, मतलब हमारी स्वाक्षरी थी और हम भेजते थे हमारे फैंस को, क्योंकि एक पॉइंट के बाद मतलब हम इतने ज्यादा लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकते थे जी, तो जवाब नहीं देने का ये एक ऑप्शन था, एक विकल्प कि हम अपना कार्ड भेजें हमारी साइन के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो लोग थे जो देखते थे कार्यक्रम हमारा, उनके पास वो पहुंचे। और कितने अच्छे से याद रखा, इस बात को दोहराया। तो ये बहुत प्यारी बात है कि लोग जो हैं वो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों को याद रख रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो ये एक बात बड़ी प्यारी है, वो लिख रही है कि रेणुका जी के साथ साथ विविध भारती भी एक तरह की मनोचिकित्सक है जो लोगों को तनाव से दूर ले जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये बहुत अच्छी गहरी बात है ना, ये बहुत प्यारी बात और ये सच है। और मुझे ना सबसे अच्छी बात ये लगी कि अब इस उम्र में पहुंची हूँ कि मुझसे ज्यादा बड़े जब कोई भी कार्यक्रम होते हैं जो मेरे जन्म के पहले वाले तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई मैं थोड़ी सी जूनियर हूँ। हाँ, ये तो मजेदार है। लेकिन ये जो आपने इस उम्र में पहुंची हूँ बोला है, तो आपको देख के आपकी उम्र का पता नहीं चलता है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं खुद जानती हूँ। तो ये तमाम बातें और आपको मतलब एक मजेदार चीज ये है कि कभी कभी बाहर कहीं ट्रैवल करते समय बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आपने देखा भी कि सुरभि के बारे में बात करते हैं या हम आपके हैं कौन की बात करते हैं, और वो कहते हैं और उनकी उम्र पता चल रही होती है मुझे कि थोड़ी सी उम्र दराज हैं ये लोग, बिल्कुल, और वो कहते हैं हमने आपको बचपन से देखा। ये वही सवाल आ गया कि सच और झूठ का पता कैसे लगाते हैं। तो ये बहुत मजेदार बात है। देखिए ना, विविध भारती पर आज हम बैठे हैं और इतनी सारी बातें याद करें, आपकी फिल्मों को याद किया, सर्कस को याद किया। यहाँ एक जो सूत्र रह गया था सर्कस का, वो है शाहरुख के साथ काम करने का अनुभव। नहीं, वो अनुभव बहुत अच्छा था क्योंकि वो अनुभवी थे। शाहरुख, उन्होंने दिल दरिया किया था, फिर फौजी किया था, और फौजी तो इतना लोकप्रिय हुआ था कि मैं भी उनकी फैन थी जब मुझे काम करने का मौका मिला, क्योंकि मैं भी फौजी देख के बिल्कुल मतलब मैं सभी से इम्प्रेस थी, उस सीरियल में सभी से इम्प्रेस थी। और जिस तरह से उन्होंने कर्नल
सोनल कपूर ने बनाया था वो सीरियल, वो इतना मतलब वास्तव से जुड़ा हुआ था कि हमको एक्चुअली वैसी जिंदगी देखने को कम मिलती है टेलीविजन पे जी। तो शाहरुख खान के साथ काम करते समय पहले तो मुझे झिझक हो रही थी कि भाई ये बड़े कलाकार हैं, लोकप्रिय कलाकार हैं, और वो भी थोड़ा सा उनको भी डाउट्स थे कि मेरे बारे में, क्योंकि मेरा कोई ऐसा अनुभव नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि पहला जो मेरा सीन था, एक जो शूट किया गया मुझ पे, और चेची जो किरदार रेखा सहाय ने प्ले किया था उन पे फिल्माया गया था वो सीन। तो उस समय वो कैमरे के पीछे खड़े रह के हमको देख रहे थे कि भाई ये कितने पानी में है ये लोग। पहले मैं जरा टेंशन वाली बात हो गई। लेकिन वो करने के बाद, मतलब शूट होने के बाद वो आए और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया कि बहुत अच्छा निभाया आपने और मजा आएगा एक साथ काम करने में। और फिर जब पता चला कि हम दोनों थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, फिर हम मतलब इम्प्रोवाइज भी करते थे सेट पे। अजीज अंकल और कुंदन शाह जी ये खुली छूट देते थे हमको कि उसमें और भी कुछ फ्लेवर ऐड करें हमारा अपना। तो उस चक्कर में हमारी वर्किंग रिलेशनशिप इतनी अच्छी थी। और उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी कि वो हमेशा कहते थे कि भाई डाउट्स मत करना, तुम एक्टर हो, अगर डायरेक्टर कह रहे हैं कि इस कुएं में कूदो तो तुम्हारा काम है कूदना। मतलब ये मत सोचो कि तुमको स्विमिंग नहीं आती, तुमको ये नहीं आती, तुम्हारा जो काम है तुमको करना ही है। और वो उसी तरह से काम करते थे और वो बहुत प्रोफेशनल थे। और दूसरी बात जो उनकी मुझे बहुत पसंद आती है, वो जो आज तक उन्होंने मेंटेन की है, वो है कि वो प्रोड्यूसर से लेके स्पॉट बॉयज से एक ही तरह का व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रोड्यूसर हैं तो उनके साथ खास व्यवहार है और जो स्पॉट बॉयज हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार करेंगे या अपनी मतलब थोड़ा सा अपनी जो क्या बोलते हैं स्टारडम है वो दिखाएं। ऐसा कुछ भी नहीं था उनमें। वो बिल्कुल भी सबके साथ एक जैसे थे। औरतों के प्रति बहुत सम्मान था उनके मन में, तो वो बहुत ग्रेशियसली हमको संभालते थे, किसी भी अगर क्राउडेड सिचुएशन हो या कुछ भी हो। तो ये उनके संस्कार दिखाती है ये सारी चीजें। क्या बात है। तो ये भी एक बहुत जरूरी याद थी जो दोहरानी जरूरी है। एक गाने की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि आप भी गाना गाती हैं, तो आप हमारे लिए कब गाने वाली हैं? नहीं, ये तो आपने मुझे बताया नहीं था कि तो इसलिए मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया गाना। तो बातचीत भी हमने कहाँ प्रिपेयर किया? नहीं, वो तो बातचीत तो हम कर भी सकते हैं, बिकॉज वो तो हम करते हैं आमतौर पे। लेकिन गाना ये एक ऐसी चीज है कि उसमें चूक हो जाए तो फिर तो 170 देशों में वो चूक चली जाएगी। लेकिन हमको पता है कि आपसे चूक नहीं होने वाली है। अच्छा, तो मतलब आप मानेंगे नहीं? मानेंगे नहीं। अच्छा, तो ठीक है। तो मैं एक अपना बहुत ही पसंदीदा गाना है जो ममता फिल्म का गाना है जी, तो वो मैं पेश करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, स्वागत। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। आप सभी बताइएगा कैसा लगा रेणुका जी का गाना, और कुछ सवाल पूछने हो तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट कीजिए, हम आपका सवाल शामिल करेंगे। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम।
यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिज़ा हो या बहार, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बनके कली बनके सबा, बाग़े वफ़ा में रहें ना रहें हम, महका करेंगे, बनके कली बनके सबा, बाग़े वफ़ा में। विविध भारती की सालगिरह का जश्न जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग। विविध भारती की सालगिरह का जश्न चल रहा है और इस वक्त विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं रेणुका शहाणे। बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं रेणुका जी का गाना सुनकर भी। भाई अभी तो बहुत जरूरी बातें बाकी हैं, जैसे कि एक ऐसी फिल्म जिसके जरिए रेणुका जी के दीवानों की तादाद सारी दुनिया में फैल गई। अब हम उस फिल्म की बात करने वाले हैं। ये फिल्म आपको कैसे मिली थी? मुझे ना ये भी एक संजोग की बात है कि एक ही दिन 3 लोगों ने सूरज जी को मेरा नाम सजेस्ट किया था। अरे वाह। हाँ, और उस एक ही दिन मतलब पीके गुप्ता जी जो राजश्री के प्रोडक्शन मैनेजर हैं, वो बिजौन दास गुप्ता जो हाँ। हम आपके हैं कौन के आर्ट डायरेक्टर थे वो जी, और जयंती दादा जो मेकअप करते थे राजश्री प्रोडक्शंस का, तो वो उन तीनों ने कहा कि भाई अगर माधुरी दीक्षित की बड़ी बहन का रोल है तो फिर आप इनको देख लीजिए। वाह। और सूरज जी ने मुझे असल में देखा नहीं था तब तक, ना सुरभि में ना सर्कस में देखा नहीं था, राज बाबू जी ने देखा था। तो राज बाबू जी ने कहा कि हाँ सुरभि में तो वो साड़ी वगैरह में दिखती हैं, हाँ। लेकिन उनके बाल छोटे हैं तो वो मैच नहीं कर पा रहे थे कि वो इंडियन लुक कैसा होगा वगैरह। तो फिर मुझे बुलाया गया राजश्री के ऑफिस में और सबसे पहले सूरज जी से पहले मैं राज बाबू जी से मिली। ओहो, राजकुमार बन हाँ, उनके दफ्तर में मैं बैठी सामने उनके, और उन्होंने कहा कि क्या किया है आपने वगैरह, थोड़ा सा मेरे बारे में उन्होंने पूछा और उन्होंने कहा हमने आपका सुरभि देखा, बहुत अच्छा लगता है वगैरह। और उन्होंने कहा कि आपके बगल में एक ड्रॉअर है वो खोलिए और उसमें एक नॉवल है, तो उस नॉवल में से कोई भी पन्ना आप पढ़ के सुनाइए। तो केशव जी का नॉवल। ठीक है, हाँ मुझे याद नहीं है पर वो नॉवल मैंने ऐसे ही मतलब लिया और किसी भी पन्ने में खोल के मैंने वो पढ़ लिया। और उन्होंने कहा अरे वाह आपका तो मतलब मराठी एक्सेंट नजर नहीं आता, आप मराठी भाषी हो फिर भी। तो मैंने कहा नहीं वो बचपन से हिंदी बोलने की आदत है वगैरह। तो उनको बड़ा अच्छा लगा मेरा पढ़ना और फिर उन्होंने कहा कि ये जो किताब है ये हमारी हर वो हीरोइन जो राजश्री में काम कर चुकी हैं उन्होंने ये किताब में से एक पन्ना पढ़ा है। वाह वाह। तो मुझे अचानक लगा कि मैं एक इतिहास का भाग हूँ। क्या बात क्योंकि है। राजश्री प्रोडक्शंस तो जैसे हमारा मतलब इंडिपेंडेंस जब मिला हमको तब से राजश्री प्रोडक्शंस चल रहा है। बिल्कुल। तो उस इतिहास का मैं एक भाग हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने फिर कहा सूरज जी से मिलने के लिए और सूरज जी मिले। फिर दोनों को लगा कि हमारी स्क्रीन टेस्ट ली जाए। तो फिर उन्होंने बाकायदा कैमरे पे पहले बिना मेकअप के, फिर थोड़ा सा मेकअप करके और फिर पूरा लुक जो फाइनल मेरा भाभी का लुक था उस लुक में मेरी एक ही सीन की वो ऑडिशन उन्होंने ली कि चाचा जी ने आपकी बागडोर मेरे हाथ में दे दी है, वो वाला जो सलमान के साथ वाला सीन था उसकी ऑडिशन ली। और फिर उन्होंने कहा कि अब आप सबको बता सकती हैं कि हम आपके हैं कौन में भाभी का किरदार कर रही हैं। क्या बात है। और इस तरह से वो रोल जो है वो आपके हाथ आ गया। देखिए ना, जब हम एक जो बातचीत में आई थी कि
राष्ट्रीय प्रोडक्शंस में ये नॉवेल पढ़कर आप इतिहास का हिस्सा बनी, फिर सुरभि के जरिए आप इतिहास का हिस्सा बनी, फिर विविध भारती की सालगिरह के जश्न के मौके पर यहाँ आकर भी आप इतिहास का हिस्सा बन गई। बिल्कुल सही बात है ना? मतलब कितने अच्छे अच्छे मौके मिले हैं देखिए मुझे। एक श्रोता ने बहुत दिलचस्प बात लिखी है, वो लिखते हैं कि मैं भारतीय डाक विभाग से हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हाँ, आपके सुरभि ने हमारा काम बहुत बढ़ा दिया था। एक हफ्ते में 40 लाख तक पोस्ट कार्ड आते थे, हम सब बड़े परेशान हो गए थे। जी बिल्कुल, इनफैक्ट वो जो डाकघर था वहां पर एक सिर्फ सुरभि के लिए लोगों को रखा हुआ था कि जो छांट के फिर हमारे सुरभि के ऑफिस में लाया करते थे। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है सुरभि की लोकप्रियता में। और डाक विभाग का वैसे ही बहुत बड़ा हाथ है, जैसे विविध भारती का है। देश को जोड़ने में उनका जो काम है वो मतलब कोई भी ईमेल उसको नहीं रिप्लेस कर सकता। बिल्कुल, और जो चिट्ठियों में जो ऊष्मा होती है, जो आत्मीयता होती है, उसकी बात बिल्कुल अलग है। आपके हाथ दिखता है ना उसमें, आपके मतलब जो भी हाथ से लिखी हुई चीजें, हाथ से बनाई हुई चीजें, वो सब अलग ही उसका एक मजा होता है, आनंद होता है। बिल्कुल। तो फिर हम आपके हैं कौन फिल्म का वो गाना सुनते हैं जो आपके ऊपर फिल्माया गया था। और हालांकि आपने तो ये कहा था कि कोई भी गाना बजाया जा सकता है, लेकिन चूंकि आपका गाना है तो आपका ही गाना बजाया जाए। इसके बाद इसकी शूटिंग से जुड़ी कुछ यादें आपके साथ बांटी जाएंगी, और भी बहुत सारी बातें करनी है। दिन की 12:57 हो चुके और पूरी दुनिया में गूंज रही है विविध भारती पर रेणुका शहाणे की आवाज। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। देवर दूल्हा बना, सर पे सेहरा सजा, भाभी बढ़कर आज बलैया लेती है। प्रेम की कलियां खिले, पल पल खुशियां मिले, सच्चे मन से आज दुआएं देती है। घोड़े पे चढ़ के चला है बाका, अपनी दुल्हन से मिलने, लो चली मैं, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, देवर देवरानी जी, बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। विविध भारती का स्थापना दिवस जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना धिक्ताना धिक्ताना। विविध भारती की सालगिरह का जश्न रेणुका शहाणे के संग। रेणुका जी विविध भारती में बैठी हैं तो हमने कुछ बत्तियां बुझा दी हैं, क्योंकि उनकी जो स्माइल है वो इतनी चमकीली है कि अच्छा रेणुका जी, ये जो हम आपके हैं कौन मिलना, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से आपका जुड़ना जी, और इस फिल्म का इतिहास बन जाना, ये तो 3 वाक्य लगते हैं, लेकिन वो पूरा दौर आपने जिया है शूटिंग का। और ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की जो शूटिंग है वो बड़ा पारिवारिक माहौल होता है, सांस्कृतिक माहौल होता है, और बहुत सारी यादें बनती हैं। तो कुछ यादें हमारे साथ बांटिए। हम तो मतलब एक तरह से उस जमाने में वैनिटी वैन्स वगैरह का सिस्टम नहीं था जी। तो हर कोई सीन के बीच में जब भी दूसरा सीन सेटअप होता था दूसरे सीन का, तो एक साथ सेट पे बैठे रहते थे और हंसी मजाक चलती रहती थी। क्योंकि हमारे पास तो मतलब
इतने कॉमेडी किंग्स थे, जैसे लक्ष्मीकांत बेर्डे थे, अनुपम खेर जी, सतीश शाह, माधुरी खुद। हाँ वो मिमिक्री इतनी अच्छी करती है। तो हाँ। मैं इनफैक्ट मुझे डर लगता था कि मैं अगर यहाँ से निकल जाऊं तो मेरी भी मिमिक्री बहुत आसानी से कर लेंगी। लेकिन माहौल इतना अच्छा हुआ करता था, हम बीच बीच में डम शराड्स खेलते थे वाह। शॉट के बीच में, तो इस वजह से हम एक्चुअली बहुत करीब आ गए थे। और वहां पर सलमान और माधुरी बहुत बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा कभी भी उनके साथ काम करते समय मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो बहुत बड़े स्टार हैं। और वो उन्हीं की मतलब ये नजाकत कह लीजिए या अदा है कि उन्होंने हमको इतना कंफर्टेबल किया कि हमको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि हम बड़े स्टारों के साथ काम कर रहे हैं। क्या और प्यारी मुझे बात लगता है कि वो राजश्री से ही जो माहौल बनता है वो आई थिंक प्रोड्यूसर से बनता है। और राजश्री में ही इतने पारिवारिक रिश्ते हैं सबके साथ, वो इस तरह से जुड़ जाते हैं कि अगर किसी भी कलाकार को या किसी भी टेक्नीशियन को या इवन असिस्टेंट या जहां पर हम जानवरों के साथ काम कर रहे थे तो उनको सबको ही इतने अच्छे से सम्मान देते थे, इतने अच्छे से रखते थे कि मतलब ऐसा लगता था कि हम किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए। तो हमारे लिए शूटिंग ये काम की बात नहीं थी, हमारे लिए तो मतलब एक ऐसा माहौल था कि हम कब जा रहे हैं और शूट कर रहे हैं। हाँ। और हंसी मजाक चलती थी। और तो कुछ ही सीन्स ऐसे हैं हम आपके हैं कौन में जिसमें सबको गमगीन होना था या वातावरण बहुत टेंस था या बाकी के तो बहुत हंसी मजाक के ही सीन थे, तो हम सब उसी तरह से एंजॉय करते थे। और करते करते हमको करते समय ही लगा कि ये लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि हमको करते समय ही इतना आनंद दे रही थी वो सारी बातें कि वो लोगों तक डेफिनेटली पहुंच जाती है, हमको पता था। लेकिन इतना ऐसा इतिहास करेगी ये फिल्म ये तो नहीं जानते थे कोई भी जी। और मतलब मेरे किरदार को जिस तरह का प्रेम मिला कि हर कोई चाहते थे कि मेरे जैसी भाभी हो उनके घर पे या बहन या उस तरह की जो रिलेशनशिप में कितने सारे लोगों ने हमसे कहा है कि हमारी भाभी अगर हो तो आप जैसी हो। और क्या बात है फिल्म को देखने के बाद। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको उस फिल्म में मेरे किरदार के जाने के बाद बहुत मतलब एक धक्का लगा था कि ये कैसे हो सकता है। ये एक कमेंट है इस बात को लेकर। एक श्रोता लिख रही है, अरे बाबा आपको सीढ़ियों से नहीं गिरना चाहिए था। मैंने कहा तो था लो चलिए मैं। तो सोचिए कैसी यादें हैं। मुझे याद है कि ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो टॉकीज में रोशनी की गई थी। और वो झालरें लगाई गई थी, शादी का माहौल। तो जब भी गाने आते थे तो वो जो चलती थी लाइटें चलने लगती थी और वो और वैसे गाने बहुत थे। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोगों ने कहा था कि ये फिल्म एक तरह से चित्रहार भी है। इनफैक्ट पहले हफ्ते में तो काफी सारे लोगों ने उसको कहा था कि ये कैसी फिल्म बनाई है, ये तो वेडिंग वीडियो लगता है वगैरह वगैरह। उस जमाने में तो VHS आया था तो वीडियोस बनती थी शादियों की भी। तो पर सूरज जी को पूरा भरोसा था अपनी फिल्म पे। और मुझे लगता है कि वो जो आत्मविश्वास था वो इसी पे था कि हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं भारत में तो वो इसी पे टिके हैं। इस तरह की जो रिश्ते हैं, जो हंसी मजाक है या जो भी हम कुछ भी चीज एक साथ इकट्ठे होके सेलिब्रेट करते हैं तो उसका एक वो रूप था हम आपके हैं कौन। बिल्कुल हम सब चाहते हैं कि परिवार एक साथ रहें। बिल्कुल हम अपने सुख दुख एक साथ बांटें। वो एक जीवन जो है वो वहां नजर आता है। अच्छा अब दो में से एक चीज का चुनाव करना है। तो हाँ वो ये कि दीदी तेरा देवर दीवाना या माई नी माई। हाय हाय मुझे दोनों ही इतने पसंद हैं गाने। मुझे लगता है कि माई नी माई करते हैं क्योंकि वो कम बजता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने आपके सामने दो चॉइस रखी थी, आपने कहा और ये गाना आया।
भारती का स्थापना दिवस जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग धिक्ताना 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 धिक्ताना। विविध भारती की सालगिरह का जश्न चल रहा है और हम अपने स्टूडियो से बिल्कुल लाइव हैं और अभिनेत्री रेणुका शहाणे के साथ बहुत सारी यादें और बातें चल रही हैं। हम आपके हैं कौन की बात की और दो गानों में से एक गाना चुनने का जो कठिन काम भी मैंने आपसे आपने करवाया। अच्छा, अब ना बातचीत का जो ट्रैक है वो बदलते हैं और वो मोड़ लेते हैं गाडरवारा की तरफ। ये बताइए कि ये जो आशुतोष जी से मुलाकात हुई थी, ये पहली बार कब हुई थी? हम मिले थे, जयते नाम की फिल्म थी हंसल मेहता जी की। हाँ, वो उनकी शायद पहली फिल्म थी। वो पहली थी, हाँ शायद पहली थी जी। पर उसका प्रदर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें हम दोनों मिले। तो हंसल जी ने आप लोगों को हंसल जी ने मतलब वो हमको, सचिन खेड़ेकर जी थे जिनके साथ मैंने काफी टेलीविजन में काम किया है, तो उन्होंने मुझे बुलाया था उस फिल्म के लिए। और राजेश्वरी सचदेव जो मेरी बहुत प्यारी सहेली है, उनके साथ राणा जी आए थे और मैंने उनका ना काम बिल्कुल नहीं देखा था तब तक। हालांकि वो बहुत मतलब दुश्मन तो आ चुकी थी और उनको बहुत सराहना मिली थी उसकी। तो हमारी मुलाकात कराई राजेश्वरी ने और उसके बाद जो हमारी बातचीत हुई, चाहे जयते के बारे में हो या चाहे जनरली फिल्मों के बारे में हो, तो मुझे लगा ये जो हैं, ये इनका काम तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन बुद्धिमान है और पढ़े लिखे हैं, पढ़ना पसंद है। ये सारी चीजें जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है मेरे लिए। किसी भी मतलब व्यक्ति के साथ दोस्ती भी निभाने के लिए कुछ बेसिक्स होना जरूरी है जी। तो उसमें वो तीनों में बिल्कुल सही लग रहे थे मुझे। और उसके बाद में हम एक साथ काम करने वाले थे एक सीरियल में, वो हो नहीं पाया, लेकिन उस समय उन्होंने दिवाली के समय मुझे विश करने के लिए फोन किया था और वॉइसमेल पे उन्होंने रखा था मैसेज। उस समय मोबाइल नहीं थे और मैंने उनके घर पे, मतलब वो अपनी जीजी के घर पे रहते थे, तो उनके घर पे मैंने भी मैसेज छोड़ा कि बहुत बहुत धन्यवाद, और मैंने वापस दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए ही फोन किया था। और फिर तीसरी बार फिर उन्होंने फोन फिर से किया कि भाई आपका फोन आया, मैं नहीं था, तो उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद का धन्यवाद। तो ये सिलसिला इस तरह। तो मैंने कहा कि चलो, मोबाइल थे लेकिन बहुत कम इस्तेमाल हुआ करते थे, तो मैंने फिर जिनके साथ हम सीरियल कर रहे थे, रवि राय, उनसे उनका नंबर लिया और फिर फाइनली मैंने उनसे बात की। और फिर वो बातों का सिलसिला जो चला, मैं क्या बताऊं। मतलब हमारी अगर दोस्ती और हमारा प्रेम भी मुझे लगता है एक हिसाब से फोन पे ही हुआ। वाह, आवाज के जरिए हुआ। क्या बात है। और फिर जब हम एक साथ मिले, बहुत समय तक हम दोनों शूटिंग कर रहे थे, बाहर ही चल रहे थे, और फिर जब हम मुंबई दोनों आए, तो ये मैं 99 की शुरुआत की बात बता रही हूँ कि तब हम जब मिले तो फिर उसके बाद नहीं बिछड़े, हम साथी हैं। वाह वाह, क्या बात है। और ये क्या गजब की जोड़ी बनी है, मतलब हंसल जी के सौजन्य से। नहीं, और सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसी जोड़ी है। मतलब एक शहरी लड़की और बिल्कुल अलग परिवेश थे, और इनका बिल्कुल छोटे से गांव से निकल के बड़े शहर तक आना, और फिर वो पूरा कैसे हमारी मुलाकात हुई वगैरह, ये सब लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला मामला था कि इनकी बनेगी भी या नहीं, ये ऐसे ही चल रहा है। तो फिर जैसे जैसे बरस बीत गए, तब उनको विश्वास होने लगा कि नहीं भाई, कुछ तो ये लोग। कुछ तो बात थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात का जिक्र जरूरी है, और वो ये कि ट्रेन चली जा रही थी, है ना, और शादी तय हो चुकी है और शादी के लिए आप जा रही हैं, और पता चलता है कि जो लड़का है वो तो कभी कट्टा चलाया करता था। ये मतलब मेरे सामने उन्होंने
मैंने उनका एक खौफनाक रूप तब देखा जब मैं संघर्ष के सेट पे गई थी उनकी शूटिंग के लिए। हाँ। तो तब वो सीन कर रहे थे कि मैं इंसान नहीं हूँ। तो वो रूप मैं देख चुकी थी, लेकिन वो अभिनय के तौर पे वो कर रहे थे। जी। और फिर जब हम शादी के लिए चल रहे थे तो उनके परम मित्र पदम सिंह, जो उनके साथ सागर विश्वविद्यालय के समय से थे, जी। तो उन्होंने शुरू किया उनकी एक एक बातें बतानी जो मुझे पता ही नहीं थी। वो आशुतोष भैया वाली बातें। हाँ, वो सारी कट्टे वाली बातें और ये सब। और मैं तो मतलब मम्मी की तरफ देख रही हूँ, आई मेरी तरफ देख रही है। आई तो उनकी नजरों में ये था कि अब भी समय है बेटा, सोच लो। इसी स्टेशन पे उतर जाते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, ये तो गाड़ी छूट गई अब। पर वो भरोसा था कि वो अलग दौर था उनके जीवन का और ये अलग दौर था, और वो बहुत ही संभल चुके थे तब तक। नहीं, और वो उस वक्त भी सागर विश्वविद्यालय में बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति रहे। कोई भी अपनी समस्याएं लेकर आशुतोष भैया के पास चला जाता था, है ना। एडमिशन नहीं हो रहा है तो ये वो। मुझे एक चीज लेकिन उनकी याद है कि चूंकि वो छात्र नेता थे जी, तो वो हर साल किसी न किसी कोर्स में एडमिशन रखते थे। हाँ, क्योंकि उनको वो तो चाहिए होता है। हाँ, तो कभी एनएसटी तक उन्होंने विश्वविद्यालय में कोई ना कोई कोर्स तो कभी बीए कर रहे हैं, कभी एलएलबी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये सब चला जा रहा था। जी, 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 ये बड़ी दिलचस्प बातें थी। लेकिन वो जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहाँ की भाषा जी बहुत मीठी भाषा है बुंदेली। शुरू में थोड़ा अजीब लगता है। आपको कैसा लगा था जब आप गई थी वहाँ? नहीं, मुझे तो बहुत मतलब सुनने की में भाषा बहुत अच्छी लगती है वो जी। और बहुत समझ में भी आता है क्योंकि हिंदी के करीब ही है वो। लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ कि एक बहुत बुजुर्ग महिला थी जो दूर की रिश्तेदार थी। शादी में जब सभी एक साथ रहने आते हैं वैसे वो भी थी, और राणा जी ने उनको कहा कि ए डुकरिया ठीक है, उते जाओ। हाँ, तो मैंने कहा कि ये मतलब मराठी में डुक्कर मतलब पिग को कहा जाता है, तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो मुझे लगा कि ये बड़ा अजीब आदमी है, मतलब इतने संस्कारी दिखते हैं, तो इस बेचारी बुढ़िया को उन्होंने डुकरिया कहा, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे बुजुर्गों को नहीं कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि आपने उनको इस तरह से बोला कि, तो बोले कि नहीं वो बुंदेली में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनको डुकरिया डुकरिया ऐसे ही कहते हैं। ए डुकरो होते जाओ। आपको कितनी बुंदेली आती है? मुझे बहुत ज्यादा नहीं आती, पर मैं कभी कभी प्रयास करती हूँ बोलने का, और इतनी बुरी फंसती हूँ उसमें कि मैं सोचती हूँ कि भाई मुझे हिंदी आती है, वही उसी में मैं बात कर लूँ तो बेहतर है। हालांकि उनकी जो हिंदी है उसका मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता। वो भी खतरनाक वाली है बहुत ही, पर मैं समझती हूँ उनको यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग उनके सामने शब्दकोश लेके घूमते हैं, तो मुझे वो नहीं करना पड़ता। तो जब बुंदेलखंड जाती हैं, गांव जाती हैं, और बड़ी प्रतिष्ठा उनकी उस इलाके में है, उनके परिवार की जी, और लोग बुंदेली में बोलते हैं और लोगों को बुंदेली में बोलते हुए सुनती हैं, तो क्या परिवार में आपने आजमाया 2-4 वाक्य चिपका दिए जाए बुंदेली में? हाँ, मैं चिपका देती हूँ बीच में। जैसे नहीं, इते उते बस इतना ही, काय पिरा रहो है वगैरह, इस तरह की बातें मैं करती हूँ। पिरा रहे हो मतलब हाँ, दर्द से करा क्यों रहे हैं। हाँ। इस तरह की बातें आमतौर पे आती हैं, कुछ 2-3 दिन जब हम रहते हैं एक साथ। हाँ। तो फिर ये आसानी से आ जाती हैं बातें। लेकिन एक पूरा मतलब अगर मुझे बोलना हो, भाषण देना हो, वो नहीं हो पाता मुझसे। सही है। अभी तो बच्चे भी सीख रहे हैं बुंदेली, तो हाँ, क्योंकि वो अच्छा लगता है उनको भी। एक ठेठ भाषा जो होती है अपनी देसी, उनका जो मिठास है उनमें, वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मजेदार बात हुई है। और अब जो आपके गानों की लिस्ट है उसमें से एक गाना
जो हम सबका बड़ा प्रिय गाना है और ये गाना हमें कहीं ना कहीं अपने सपनों और अपने आदर्श की दुनिया में ले चलता है। तो चलते हैं, सुनते हैं ये गाना। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। विविध भारती की सालगिरह का जश्न जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग। वाह वाह राम जी। भाई हमारे सारे श्रोता रेणुका जी वाह वाह राम जी कर रहे हैं आपकी बातें सुनते हुए। और एक श्रोता ने ये कहा है कि अन्नू कपूर के साथ जब आप अंताक्षरी में आती थी तो बड़ा मजा आता था। अरे वाह जैसे मैंने कहा ना, विविध भारती का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि वहां पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी जी। तो जैसे गद्य से पद्य में जाना जो था, तो उसमें हमको वो गाने अचानक याद रखने पड़ते थे और सुनाने पड़ते थे, कभी 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 मुखड़ा कभी अंतरा। तो उस समय बहुत मजा आता था और अन्नू जी ने मुझे बहुत अच्छी तालीम दी एक्चुअली उसकी, क्योंकि उससे पहले जो सूत्र संचालन मैंने किया वो सुरभि में था, जिसकी स्क्रिप्ट पक्की थी, हमको लिखित मिलती थी जी जी। इस कार्यक्रम में तो बिल्कुल कोई स्क्रिप्ट नहीं थी जी, पूरा हमको ही सोच के बोलना था। हाँ। तो अन्नू जी ने मुझे ये बताया कैसे एंटरटेन रखना लोगों को, किस तरह से कौन से गाने के अंत में किस तरह से बात, जैसे आप बात कर रहे हैं गाने के अंत में जुड़ी हुई कुछ कहानियां किससे, तो वो अन्नू जी मुझे सिखाते थे और मैंने बहुत सीखा उनसे। तो उनका तो मतलब उनके पास तो ज्ञान का भंडार है जी। अन्नू जी मतलब एक वॉकिंग टॉकिंग डिक्शनरी है मतलब बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आनंद का विषय था वो अंताक्षरी, क्योंकि हम सब घर में तो खेलते ही हैं अंताक्षरी, बचपन से खेलते आए हैं, तो इसलिए उसका मजा बहुत ही अलग था। अच्छा ये बताइए कि आशुतोष जी और रेणुका शहाणे, इन दोनों में से कौन है जिसका गुस्सा ज्यादा तेज है? राणा जी
ऐसा है। मतलब मेरा जो गुस्सा है वो मुझे लगता है कि बहुत बच्चे होने के बाद बहुत कम हो गया है। ओके। हाँ, मतलब उससे पहले क्या है कि हम अपने लिए जीते थे। शादी से पहले, बच्चे होने से पहले हम अपने लिए, अपने उसूलों से अपना जो भी है वो चलता रहता था। और हम मतलब अगर कोई समय पे नहीं आता था काम पे तो मुझे गुस्सा आता था जी। क्योंकि मैं उस मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ कि भाई वक्त पे पहुंचना, काम शुरू करना, ये सब मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। तो ये सारी चीजें और छोटी छोटी चीजों पे भी मुझे गुस्सा आता रहता था। पर एक बार जब माँ बन गई ना, उसके बाद किसी मतलब दूसरों के प्रति जो समझदारी बढ़ती है शादी के बाद भी, कि एक पूरा अलग तरह का परिवार अपना बन जाता है। उनको समझना, उनके जो मूड्स हैं उनको समझ के बात करना या तमीज से पेश आना, मतलब जो भी अपनी चीजें अपने मन में थोड़ा सा दबाने की कोशिश करना, एकदम झट से रिएक्ट नहीं होना। और उसमें मेरे ससुर जी जो थे उनका मतलब उन्होंने मुझे एक वाक्य दिया था जो आज तक मुझे लगता है किसी भी रिश्ते में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जी। वो है फर्स्ट ओबे देन आर्ग्यू। आहा, क्या बात है। तो आप पहले अगर किसी के भी जो भी कह रहे हैं उसको आप मान लें और उसके बाद जब वो शांत हो जाए तब आप अपनी बात रखें, तो उस बात की गहराई ज्यादा अच्छे तरीके से उन तक पहुंचेगी और क्या बात है। जो बदलाव आप लाना चाहते हैं वो सच में हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये किसी भी रिश्ते के लिए कितनी अच्छी बात है। तो और माँ जब अपन बन जाते हैं तब तो मतलब पूरी दुनिया एक रीबर्थ है वो। बिल्कुल। और उसमें फिर हम भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। तो उसमें मैं बहुत शांत हो गई हूँ। आपको देख के वैसे लगता नहीं है कि आप कभी गुस्सा करती होंगी। नहीं, मतलब करती थी। मेरे मतलब जो पहले जो हमने सैलाब या इम्तिहान या ऐसी जो सीरियल्स की हैं वहाँ के जो असिस्टेंट्स थे उनसे अगर आप पूछें तो गुस्से की कहानियां वहां पर कहानियां कुछ मिलेंगी आपको। अच्छा, अब बताइए कि आशुतोष जी की शख्सियत की सबसे शानदार बात कौन सी है और सबसे कम शानदार बात कौन सी है? कम शानदार मुझे बहुत कम लगती हैं उनकी बातें। मुझे सारी बातें एक्चुअली शानदार ही लगती हैं, वो शानदार ही हैं। और मुझे सबसे अच्छी जो बात उनसे जो प्रेरित मैं होती हूँ उनसे, वो है कि वो किसी के बारे में नेगेटिवली नहीं बोलते। मतलब ये आसानी से किसी से सुनना। और मेरे पिताजी वैसे थे। मतलब वो एक कॉमन बात है मेरे पिताजी में और राणा जी में कि दोनों ही किसी के बारे में नेगेटिव बोलते नहीं हैं। और ये बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो, जैसे उनकी स्मरण शक्ति बहुत बहुत तगड़ी है। वो कहाँ के मतलब जो लोग उनको बचपन से मिले हैं उनके परिवारजनों के नाम वगैरह अब वो कहाँ हैं, क्या करने, उन मतलब वो कैसे उनको याद वो रखते हैं वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो, और फिर ऑफ कोर्स कविताएं या जो प्रोज भी पढ़ा हुआ है, साहित्य पढ़ा हुआ है, उसके बारे में वो एकदम कोट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीजें तो हैं ही बहुत शानदार। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक शख्सियत की जो बात है कि किसी और के बारे में नेगेटिवली नहीं बोलना या बुरा नहीं बोलना, ये मुझे बहुत बहुत भाती है उनकी बात। और मुझे लगता है कि अगर कम शानदार आप पूछ ही रहे हैं तो थोड़ा सा उनका देर से जगना। हाँ मतलब ये कि देर से जागना जो है वो एक थोड़ी सी मुसीबत है। हाँ थोड़ी सी, बट अदरवाइज शानदार। कॉलेज के जमाने से ही वो कविताएं लिखते रहे हैं जी, और बहुत शानदार तरीके से उन कविताओं को पढ़ते भी रहे हैं। आपके लिए उन्होंने क्या लिखा है? मैं कविताओं को पसंद नहीं करती। सिर्फ कविता जो लिख रहे हैं राणा जी उनको पसंद करती हूँ। कवि पसंद है। कवि पसंद है, लेकिन कविताएं मैं बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वो उन्होंने मेरे लिए कोई बनाई नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती। अच्छा। बट वो
पढ़ते हैं तब मुझे सुनना पसंद है, बिकॉज वो पढ़ते बहुत अच्छी तरीके से है। हाँ। तो पेश भी जिस तरह से करते हैं कविताओं को, वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। अभी एक गाने की तरफ बढ़ रहे हैं और ये भी आपकी पसंद का ही गाना है, लेकिन गाने के उस पार जब हम जाएंगे तो उन फिल्मों की बातें करेंगे जो आपने बनाई हैं, लिखी हैं, और हमारे बहुत सारे श्रोता जिन्हें नहीं पता होगा उनको बता दें कि रेणुका जी खुद निर्देशिका भी हैं और लेखिका भी हैं, तो ये भी उनकी शख्सियत का एक पहलू है, उसकी बहुत सारी बातें की जाएंगी। फिलहाल तो फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। विविध भारती का स्थापना दिवस जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना 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 धिक। विविध भारती की सालगिरह का जश्न चल रहा है और अभिनेत्री रेणुका शहाणे इस वक्त हैं विविध भारती के स्टूडियो में और बांट रही हैं बहुत सारी यादें और बातें। रेणुका जी, जो पहली फिल्म आपने बनाई थी उसकी चर्चा तो बहुत कम हुई है, लेकिन जो दूसरी फिल्म बनाई थी त्रिभंग, बिल्कुल, उसकी बहुत सारी चर्चा हुई। बहुत अद्भुत फिल्म है और कल मैंने उसको दोबारा देखा क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी, तो थोड़ा रिवाइव करना जरूरी होता है। जी जी। तो मुझे ये बताइए कि ये जो फिल्में बनाने का सिलसिला मेरा ख्याल है 1999 से शुरू, 2009 से शुरू हुआ। हाँ, 2009 में पहली फिल्म जो मैंने लिखी थी वो मेरी आई के नॉवेल पे बेस्ड थी। हाँ, आई ने एक नॉवेल लिखी है मराठी में, रीटा वेलिंडकर नाम का जी, तो जिसके लिए उनको काफी मतलब सम्मानित किया गया पुरस्कारों से जी। तो वो मेरे दिमाग में रह गई थी नॉवेल, क्योंकि वो हर नॉवेल को आप फिल्म में रूपांतरित नहीं कर सकते, तो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि जिसमें मैं आराम से पटकथा लिख सकूं। तो जब मौका आया कि मैंने टेलीविजन से ब्रेक ले लिया था, काम से ब्रेक ले लिया था, मैं अपने बच्चों में मतलब उनके पालन पोषण में लगी हुई थी, तब राणा जी ने मुझे याद दिलाया कि बहुत साल पहले से मेरी इच्छा थी कि मैं निर्देशन करूं। और इनफैक्ट आपको बताऊं कि मैंने 1988 में लाइफलाइन नाम की सीरियल की थी, जिसमें डॉक्टर विजया मेहता ने जिसका निर्देशन किया था, मेडिकल साइंस वाली। तो वो सीरियल के समय मैं सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पे ही नहीं, पर मैंने असिस्टेंट के तौर पे उनको असिस्ट किया था। और तब मैंने एक्चुअली सीखा कि पूरी फिल्म कैसे बनाई जाती है, क्योंकि वो धारावाहिक हमने फिल्म पे शूट किया था। तो इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक मुझे पता चला कि फिल्म मेकिंग का क्या प्रोसेस है जी, सबसे पहली बार जी। तब से मुझे ऐसा था कि मुझे निर्देशक बनना है फिल्म का। और जब मैं हम आपके हैं कौन कर रही थी, तो तब मैंने सूरज जी से कहा भी कि मैंने ये फिल्म करने के बाद मुझे FTII ज्वाइन करना है और मुझे डायरेक्शन का कोर्स करना है।
तो सूरज जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए, आप अभिनय करते रहिए और अपनी आंखें और कान खुले रखिए और ग्रहण कीजिए सेट पे ही, और जो भी टेक्नीशियंस हैं उनके साथ आप बात करते रहिए और सीखते रहिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप जाके कोर्स करें। तो मैंने कहा ये भी सही है, और इतने बड़े निर्देशक से मुझे ये सलाह मिल रही है तो मुझे लेनी चाहिए। तो इस तरह से ना मैं हर सेट पे जो भी डीओपीज थे हमारे, या जो साउंड पे बैठते थे, या इवन डायरेक्शन डिपार्टमेंट के लोग, तो मैं उनके साथ मैं ज्यादा कम्युनिकेट करती थी कि कौन सा लेंस लगाया है, ये क्या है, वो बहुत सारे सवाल। तो सीखती गई। और जब ये ब्रेक था मेरा पारिवारिक ब्रेक, तो राणा जी ने कहा कि क्यों ना तुम मराठी फिल्म बनाओ। तो मैंने कहा कि चलो, मातृभाषा और माँ, इन दोनों का संगम करके मैंने उनकी नॉवेल पे आधारित वो पटकथा लिखी, जो उनको बहुत पसंद आई, इसलिए मैं बना पाई। हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि जब आप आई के किसी काम पर काम कर रहे, बिल्कुल, तो उनकी सहमति, अनुमति, वो बहुत जरूरी और है। सम्मति और उन्होंने सच में, उनको आश्चर्य हुआ कि मैंने इस तरह की पटकथा मैं लिख पाई, क्योंकि पहली बार मैं लिख रही थी। तो उसके बाद वो पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से स्मूथली गया। मैंने मतलब वो फिल्म में पल्लवी जोशी और जैकी श्रॉफ थे, उसमें एक किरदार मैंने भी निभाया था। और क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे और एक अच्छी कलाकार चाहिए थी, तो मुझे करना पड़ा वो रोल। अच्छा, ये हो गया था। हाँ, वरना तो मैं जब डायरेक्ट करती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मैं खुद अभिनय करूँ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अपना कुछ ओरिजिनल लिखा जाए, क्योंकि मुझे लगा कि एक निर्देशक के तौर पे अगर मुझे कोई कहानी लोगों के सामने पेश करनी है, तो वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे मैं अपनी बात कह सकूं। तो उस वजह से मैंने लेखन शुरू किया। वाह! वरना तो मतलब मैं सिर्फ डायरेक्ट ही करती। तो फिर मैंने त्रिभंग का एक एक्चुअली 3 कैरेक्टर्स के प्रोफाइल्स मैंने लिखे थे, शुरुआत वैसे हुई। ओके। और मैंने वो जो मुंबई मंत्रा सनडांस का एक वर्कशॉप हुआ करता था, स्क्रीन राइटिंग वर्कशॉप, उसके लिए मैंने वो 10 पन्ने भेज दिए, और वहां पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर मुझे पता चला कि पटकथा लेखन मतलब है क्या। तो उस वर्कशॉप में मुझे उस ट्रेनिंग मतलब मैं सीख पाई। और उसके बाद फिर मुझे 3 साल लगे वो पटकथा कंप्लीट करने में। फिर एनएफडीसी के को प्रोडक्शन मार्केट में मैं गई उस त्रिभंग के साथ, तो वहां पर भी अनुभव बहुत अच्छा मिला। उस अनुभव के आधार पे मैंने काफी सारे चेंजेस किए। फिर प्रोड्यूसर्स के पास जाओ, एक्टर्स के पास जाओ, उस सब में और साल लग गए। और फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो सिनेस्टार्स के सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, उन्होंने फिर जब सुनी ये कहानी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे ये करनी ही है। और उन्होंने काजोल का नाम सजेस्ट किया, और फिर हम उनके पास गए, और जब उन्होंने हामी भरी तब वो फिर मतलब आ पाई, फिर बना पाए हम। क्या बात है! क्या तीनों महिलाओं के किरदार जब आप शुरू में लिख रही थी, आपने बताया प्रोफाइल लिखी थी, तो क्या ये इंटरकनेक्टेड थे? बिल्कुल, मतलब 3 जनरेशन थी, नानी, माँ और बेटी, ये तो थे ही। उनकी उम्र अलग थी उस समय, लेकिन ऐसा है कि जब तक हम फिल्म बनाते हैं उसमें कई सारे चेंजेस आ ही जाते हैं स्क्रिप्ट लेवल पे, तो वो मैं करने को तैयार थी। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि अगर लेखक बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाए तो मैजिकल चीजें कभी कभी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, या आप बदलाव कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट में, वो होता नहीं है, फिर वो मैजिक नहीं होता। करेक्ट। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए। तो उस दौर की वजह से फिर वो कहानी इस तरह से फिर फाइनली नेटफ्लिक्स पे आई। क्या बात है! तो ये जो डायरेक्शन का अनुभव था, ये कितना चुनौतियों से भरा रहा था, और शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें हम जानना चाहेंगे आपसे। मुझे लगता है चुनौती भरा इसलिए है क्योंकि आपके मन में ऑलरेडी फिल्म बन चुकी होती है, आप वो देख चुके होते हैं बहुत बार, लेकिन आपको हर डिपार्टमेंट अपना अपना सोचता है, लेकिन आपको वो पूरा विजन मालूम होता है, जिसकी वजह से आपको वो संतुलित रखना पड़ता है कि क्या हमको चाहिए, कहाँ तक चाहिए, कितना चाहिए। तो एक्टर्स एक, सिनेमेटोग्राफर एक, एडिटर एक, संगीत एक, ये सारी जो चीजें हैं वो एक साथ आपके विजन को पूरा करने के लिए वहां पर हैं। तो उसके लिए बहुत
मतलब अब पहले से ही मेरी वैसी प्रवृत्ति रही है कि मैं बहुत गहराई में जाती हूँ, हर चीज़ के पूरे मतलब डिसिप्लिन से करती हूँ। तो प्री प्रोडक्शन में ही बहुत सारी, उस फिल्म को काफी सारे लोग देख पाए थे तभी उस लेवल क्या पे। बात है जी। और फिर सेट पे फिर आसान हो जाता है हर मतलब निर्देशक का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो भी सेट पे है उनके जो ईगोज हैं उनको कंट्रोल में रखा जाए ताकि सुचारू तरीके से काम हो बस, और वो दिए गए पैसों में और दिए गए दिनों में होना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है ये। तो ये जो है सूत्र संचालक ही हूं मैं सेट पे। यानी हर जगह सूत्र जो है वो आपके पास होता है और संचालन आपको करना होता है। जी, पर आसान हो जाता है जब आपकी टीम अच्छी होती है ना साथ में, और जब टीम को आप पे भरोसा होता है, जो पहले दिन ही पता चलता है टीम को कि आप अच्छे हैं नहीं हैं, टेक्निकली ठीक है नहीं है, ये सब पहले ही दिन पता चलता है। तो एक बार भरोसा हो जाए तो फिर तो टीम के साथ काम करने में जो आनंद मिलता है वो मैं बता नहीं सकती। ये नाम कहाँ से आया था त्रिभंग? और एक और बात है कि त्रिभंग जो है वो अलग अलग महिलाओं की जीवन की कहानी के बहाने जी, महिलाओं के जीवन की जो दुश्वारियां हैं, जो चुनौतियां हैं, जो शोषण है जी, या जो दुविधाएं हैं, सही गलत फैसले हैं, उन सब की बात बहुत बेबाक तरीके से करती है जी। और एक तरह से इसको एक नारीवादी फिल्म कहना चाहिए। नारेबाजी वाली नहीं, ईमानदार नारीबाजी वाली फिल्म है। तो सबसे पहले तो नाम कहाँ से आया, और दूसरा इतने सारे मुद्दों को आप कैसे गूंथ पाई कहानी में? असल में वो जो त्रिभंग है वो मैंने ओडिसी नृत्य से लिया हुआ है जी, क्योंकि उसमें त्रिभंग जो पोस्चर है वो बहुत खूबसूरत पोस्चर है, जहां पर एक्चुअली शरीर में देखा जाए तो 3 ब्रेक्स होते हैं, एक गर्दन में, एक अपनी कमर में और एक घुटने में। लेकिन वो जिस तरह से वो पोस्चर लगता है उसमें कहीं ब्रेक नजर नहीं आता, एक फ्लूइड नजर आता है उसमें, एक फ्लो नजर आता है उसमें, एक अलग किस्म की एनर्जी है। और सिमेट्रिकल नहीं होने के बावजूद वो जिस तरह से मनमोहक एक पोस्चर है, तो उसको मैं दर्शाना चाह रही थी कि ब्रेक्स तो हैं, कहीं आपको आप नहीं समझ पाएंगे कि ऐसी जो पोजीशन है वो खूबसूरत दिख भी सकती है, लेकिन जो खूबसूरती है उसमें वो इन 3 महिलाओं के 3 अलग अलग जो अंदाज है, 3 दृष्टिकोण है, 3 जीवन को देखने का जो तरीका अलग अलग है, उन सबको एक ही सूत्र में त्रिभंग के माध्यम में हम देख पाते हैं। एक संवाद में आपने ये बात रखी भी है कि मैं त्रिभंग हूं, काजोल कहती हैं। हाँ, और मम्मी अभंग है और ये जो उनकी बेटी है वो समअभंग है, क्योंकि वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो ये कितना सुंदर है कि नृत्य की मुद्रा जो कहीं ना कहीं जीवन को चरितार्थ करती है, कि जीवन भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, ब्रेक से भरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल जो उसका स्वरूप है वो सुंदर है, खूबसूरत है। जी जी। तो ये एक बड़ी ही प्यारा समावेश आपने किया था। संगीत का जिक्र किया आपने, तो इसका मुझे लगता है इसकी भी बात करनी चाहिए कि इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा कमाल का है। सलील चौधरी साहब के बेटे ने दिया हुआ बैकग्राउंड है वो। संजय भाई, संजय दादा, हाँ, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करना। और जो मेरी पहली, मैंने एक ना जी टीवी के लिए एक क्रॉस कनेक्शन नाम का रिश्ते का एक एपिसोड लिखा था, निर्देशित किया था जी। तो उस समय रजित कपूर जो अपने एक्टर हैं उन्होंने वो प्रोड्यूस किया था और उसमें संजय ने म्यूजिक दिया था। तो तब से मैं उनको जानती हूँ। तो जब ये मौका मिला मुझे कि त्रिभंग का बैकग्राउंड किससे करवाना है, तो मुझे लगा कि उन्हीं से करवाना चाहिए, बिकॉज उनको बहुत बहुत अच्छी सेंस है म्यूजिक की, मतलब है ही, विरासत में भी है और अपने आप भी खुद का भी है, और वो गजब गजब का ज्ञान है उनका संगीत का। तो जिस तरह से उन्होंने अलग अलग जगहों पर जहां टेंशन बिल्टअप होता है, जहां दुख बिल्टअप होता है, वो जो संगीत है, सलील चौधरी का नाम लिया और सलील चौधरी का गाना अब हम बजा रहे हैं। आज की इस बातचीत को फिर आगे बढ़ाते हैं और आपकी जो एनिमेशन फिल्म है उसकी बात करेंगे।
छोटी सी बात न जाने क्यों। विविध भारती का स्थापना दिवस जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना 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 धिक। विविध भारती का स्थापना दिवस जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग और तमाम बातें हो रही हैं। बहुत कम लोगों को शायद ये न पता हो कि रेणुका शहाणे निर्देशिका भी हैं और लेखिका भी हैं। उन्होंने सबसे पहले रीटा बनाई, जी। उसके बाद उन्होंने त्रिभंग बनाई, जिसका नाम दिलचस्प कहानी आपने बताई कि ओडिसी नृत्य की एक मुद्रा पर रखा था। 3 महिलाओं की कहानी और एक तरह से महिला जीवन के संघर्ष को और उसकी चुनौतियों को दिखाती है। निर्देशन भी खुद किया और इस फिल्म ने बहुत सारी प्रशंसा हासिल की। और अब रेणुका जी खुद बताएंगी कि इसके आगे उन्होंने क्या कमाल किया है एक दूसरी दिशा में जाकर। बिल्कुल अलग दिशा है ये मेरे लिए। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी एनिमेशन की दुनिया में कदम रखूंगी। ये कैसे हुआ? मैं एक शॉर्ट कहानी में लिख रही थी और उस कहानी में उसका मूल जो मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ऐसी महिला जो जिसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं है, उसके पति उसको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, जो हम बहुत सारा देखते हैं सिर्फ अपने देश में नहीं पूरे विश्व में, कि जो घर संभालने वाली जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा कम दर्जे का माना जाता है। उस तरह से इस बेचारी महिला की जिंदगी है और पूरा समय वो घर के कामों में लगी हुई होती है और कोई भी धन्यवाद नहीं मिलता रिटर्न में उनको। जी। तो उनकी जिंदगी में वो चुनौतियां हैं। हाँ, उसकी जिंदगी में जो आमतौर पे हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में, तो उसमें वो ना अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे पल महसूस करती है, जीती है, जो अपनी नॉर्मल रोजमर्रा की घिसी पिटी जिंदगी से अलग हो, जहां उसको थोड़ा सा सुकून मिले। तो जब मैं वो कहानी लिख रही थी मुझे लगा कि ये जो सुकून के पल हैं ये अगर मैं एनिमेशन में करूं तो बड़े अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे और अलग भी लगेंगे लाइव एक्शन से। जी। फिर मुझे लगा एक बहुत उसका जो लेंथ है बहुत ज्यादा है नहीं, तो मुझे लगा कि ये एनिमेशन में जाके फिर लाइव एक्शन में आके शायद उसका कॉम्बिनेशन लोगों को कुछ अटपटा सा ना लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये एनिमेशन में ही कर दूं। तो जब मैं NFDC के को-प्रोडक्शन मार्केट में गई थी तो वहां पर एनिमेशन फिल्म को लेकर सौमित्र रांडे आए थे। तो मेरी पहचान उनसे हुई थी जी। तो मैंने उनसे पूछा कि एनिमेशन का मैंने एक कहानी लिखी है तो क्या स्वरूप है एनिमेशन का अपने देश में। तो उन्होंने फ्रैंकली कहा कि भाई तुमको कोई प्रोड्यूसर वगैरह कोई मिलने वाला है नहीं, हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी नहीं है कि कहाँ हम एनिमेशन दिखा पाएंगे। सिर्फ अपने टेलीविजन पे कार्टून्स हो या माइथोलॉजिकल जो चीजें हैं उसी पे आधारित एनिमेशन नॉर्मली अपने यहाँ पर बनता है। तो मुझे लगा कि ये तो मैच्योर कंटेंट वाली कहानी है लेकिन मुझे बनानी तो है। तो फिर मैं रुकी और फिर कोविड से पहले की बात मैं बता रही हूँ, और कोविड होने के बाद में पैसे इकट्ठा किए और मैंने खुद लगाए पैसे और मैंने वो कहानी बनाई। क्या क्योंकि मुझे बनानी थी, बिकॉज ना कुछ जैसे आप लिखते हो तो आपको लिखते समय पता चलता है कि ये कहानी का क्या अंत होना चाहिए या किस दिशा में जाना चाहिए। तो एक लेखिका के तौर पे मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी एनिमेशन में बहुत सुंदर लगेगी और सच में वो इतनी अच्छी बनी है। और पेपरबोर्ड डिजाइन स्टूडियोज जो सौमित्रा का स्टूडियो है उन्होंने एनिमेशन किया है, अनमोल भावे ने साउंड किया है, मंगेश धाकड़े ने म्यूजिक किया है और इतना बहुत अच्छी, मतलब पूरे विश्व भर की फिल्म फेस्टिवल्स में उसको सराहा गया, उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। और अब बेंगलुरु इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में उसको विनर का खिताब मिला, जिसके जरिए वो ऑस्कर की लॉन्ग लिस्ट में पहुंच गई। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई, क्या बात है। थैंक यू। तो पहली मराठी एनिमेशन शॉर्ट है जो ऑस्कर तक पहुंची है। अब रास्ता बहुत बड़ा और मुश्किल है,
क्योंकि उसके बाद शॉर्ट लिस्ट आती है, शॉर्ट लिस्ट में पहुंच जाए तो फिर उसके बाद नॉमिनेशन की बारी। जी जी, लेकिन ये बात है। बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे नजर आती है वो ये कि आपने अपने लिए एक रास्ता चुना, जी। और चाहे वो कितना भी कठिन था, आप उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ी। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं हरीश भिवानी, उन्होंने विविध भारती की सालगिरह की बधाइयां भेजी हैं। ओहो, क्या बात है। उनकी आवाज तो मतलब इतनी शानदार आवाज है जी। कि हम भूल नहीं सकते। तो बिल्कुल सूत्र संचालकों की आपस में धारा जुड़ रही है। तो ये बातें हैं। अब एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, और चूंकि आपको जगजीत सिंह की आवाज बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, कभी उनसे मुलाकात हुई थी? बिल्कुल, हमने एक कार्यक्रम साथ में किया था, और मैं मतलब पहले तो पूरा जो सीजन था उसमें मैं ऐसे ही रहती थी कि मेरे सामने जगजीत जी है। सच में। और इतने अच्छे थे काम करने के लिए, उनके साथ बहुत जो पल हमने बिताए हैं, और जिस तरह की गंभीरता और जिस तरह का म्यूजिक है उनका, वो बस मतलब आनंद लेने का विषय है। और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मैं उनके साथ काम कर पाई। क्या बात है। तो चलिए जगजीत जी का गाना सुनते हैं, उसके बाद कुछ और बातें करेंगे। कार्यक्रम में थोड़ा ही वक्त बचा है। विविध भारती की सालगिरह का जश्न रेणुका जी के संग। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। 3 अक्टूबर विविध भारती की स्थापना का दिन हम सब के लिए ये है उत्सव का दिन। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। विविध भारती का स्थापना दिवस जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना धिक्ताना धिक्ताना। विविध भारती की सालगिरह का जश्न चल रहा है जानी मानी अभिनेत्री रेणुका शहाणे के संग, और पूरी दुनिया के श्रोता विविध भारती से जुड़े हुए हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर अपने सवाल भेज रहे हैं और सराह रहे हैं इन बातों को जो विविध भारती के स्टूडियो से रेणुका जी हम सब से कर रही हैं। तो भी निर्देशन की दुनिया में आप गई, एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म बनाई, दूसरी बिल्कुल अलग तरह की फिल्म बनाई, तीसरी भी बिल्कुल अलग तरह की फिल्म बनाई। अभी आगे क्या हो रहा है?
अभी मैंने एक पटकथा लिखी है मराठी, एक फीचर फिल्म की, जो मैं अगले साल उसको निर्देशित करूंगी जी। और एक है जो ब्लैक कॉमेडी है जो मैं लिख रही हूँ, जिसमें मैं राणा जी को डायरेक्ट करना चाहूंगी। वाह वाह वाह, मतलब घर पर डायरेक्शन से काम नहीं चल रहा है? नहीं 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 नहीं, उतना कम लग रहा है मुझे तो। नहीं, किसी भी निर्देशक की ख्वाहिश होती है कि बहुत अच्छे अभिनेताओं के साथ काम करें, और मुझे लगता है कि अपने देश के सबसे अच्छे अभिनेताओं में से एक मेरे ही घर में है। बहुत सही है। उनको निर्देशित करना ये एक मेरी ड्रीम है, तो शायद वो अगले साल पूरी हो जाए। मैं ये सोच रहा हूं कि जी। इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी पत्नी ने अपने पति को निर्देशित किया होगा? सोचने सिनेमा के की बात पर्दे है ये। पर, घर में नहीं, सिनेमा के पर्दे नहीं, पर। नहीं, वो सोचने की बात है, ये तो संशोधन का विषय है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और एक बात ये है कि अभिनय की भी जो धारा है वो चल रही है। देवमानुस आई जी, है जी, ना? बिल्कुल। वो भी एक महत्वपूर्ण जी। फिल्म है, तो ये भी और, चलता जा रहा है। हाँ, वो अभिनय तो मैं करती रहती हूँ। मुझे मराठी में काम करना तो बहुत पसंद है, बिकॉज उसमें एक जिस तरह का माहौल होता है उसमें ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब हम फिल्म पे काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बेटी की शादी में काम कर रहे हैं। सभी इस तरह से काम करते हैं क्योंकि बजट टाइट होता है जी। पर दुपहिया में भी काम किया, वेब सीरीज जो हाँ, बहुत उसमें पसंद आई। उसमें वो जो आप आंखों से ऐसे ऐसे करती है ना। और वो कॉमेडी बिल्कुल अलग तरीके की वो मेरे लिए रोल था मेरे, सो वो भी करने में बहुत मजा आया मुझे। तो उसका अभी सीजन 2 आएगा, तो उस पे काम चल रहा है। बहुत सही है, बल्कि अब आपको सुरभि जैसा शो बनाना चाहिए, उसकी बहुत जरूरत है। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने सुरभि बनाया था उस जमाने में, अब वो बनाना बड़ा मुश्किल है। मतलब सिद्धार्थ जी से भी यही सवाल पूछते बहुत सारे लोग कि आपने क्यों नहीं सुरभि 2, सुरभि 3 बनाया, लेकिन वो करना बड़ा मुश्किल है बिकॉज अभी इतना सब कुछ एक अलग अलग कैटेगरीज में बट गया है कि भाई ट्रैवल शो है तो सिर्फ ट्रैवल की बात होगी, खाने पीने का शो है तो उसके बारे में बात होगी। सुरभि में वो सब पिरोया जाता था एक साथ होता था जी। तो अब पता नहीं वो दौर कब आएगा। अच्छा, जब आप लिख रही होती हैं तो लिखना जो है वो खासतौर पर पटकथा लिखना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, तो इतनी सारी जिम्मेदारियां, शूटिंग, राणा जी, उसके बाद लिखना। बिल्कुल, इसलिए मेरी पेस भी कछुए की तरह होती है ना, बहुत ही धीमे गति से मैं लिखती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना समय मुझे घर भी देखना होता है। और बच्चे मेरे लिए बहुत, मतलब उनके साथ वक्त बिताना मेरे लिए बहुत खुशी की बात। उन दोनों के नाम बताइए और उन दोनों की खासियतें बताइए। मेरे बड़े वाले बेटे का नाम है शौर्यमन जी, और छोटे वाले बेटे का नाम सत्येंद्र है। हाँ, शौर्यमन राणा नीखरा और सत्येंद्र राणा नीखरा, हालांकि वो राणा ही लगाते हैं। तो वो दोनों, मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल एक दूसरे से स्वभाव में, दृष्टिकोण में बहुत अलग है जी। और ये कमाल की बात है कि एक ही बैकग्राउंड में पले बड़े, मुझसे ही, मतलब जो भी संस्कार मैंने दिए हैं वो दोनों को वैसे ही दिए हैं, लेकिन फिर भी उनके अपने स्वभाव और उनकी अपनी दृष्टि कितनी अलग है। हाँ। ये पता चलता है कि हम अपने अपने स्वभाव लेके आते हैं, मुझे लगता है। और बड़े वाले बहुत आउटगोइंग नहीं है, जैसे वो ज्यादा चिंतन करते हैं, ज्यादा अपने में रहते हैं, बहुत ज्यादा दोस्त जल्दी नहीं बनते उनके जी। और वो उनको जैसे कुछ फिल्म्स देखना वगैरह वो सब पसंद है, पढ़ना कम पसंद है। छोटे वाले पढ़ते बहुत हैं, उनको वो मतलब आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा रुचि है, पिता की तरह जी। और उनका बहुत आउटगोइंग नेचर है, किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। क्या बात है। तो वैसे वाले ये दोनों। अच्छा, अब आप मेरे साथ एक शपथ लीजिए, कार्यक्रम का वक्त खत्म हो रहा है, तो बोलिए। एकदम डर गई मैं। मैं रेणुका शहाणे
मैं रेणुका शहाणे ये वादा करती हूँ कि जल्दी विविध भारती पर लंबी बातचीत के लिए आऊंगी। बहुत लंबी बातचीत के लिए आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को विविध भारती की ये सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। आप विविध भारती के स्टूडियो में आई, देखिए 2 घंटे का समय बीत गया, मुझे लगा ही नहीं, यूं लगा कि अभी 2 मिनट की ही बातें हुई हैं, पर आपने आके इस कार्यक्रम को जगमगा दिया। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और इस गाने के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। गाने के ठीक बाद समाचार होंगे। चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News.